दोस्तों, हिंदुस्तान ने चंद्रयान को चंद्रमा की धरती पर उतारकर अपना डंका बजवाया है। चारों तरफ हिंदुस्तान के नाम की धूम है और ख़ास तौर से दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर भारत का उपग्रह उतरा है वहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सबसे पहले इसरो जाकर वहां के वैज्ञानिकों को बधाई दी, उनके साथ समय बिताया। और जब वो प्रधानमंत्री ने बात की तो भावुक दिखाई दिए काफ़ी, और उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को सलाम किया। तो किस तरीके से पिछले 9 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, जिसको हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। कार्यक्रम नवमी इम्पैक्ट में हमारे साथ आज रहेंगे डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, जो साइंटिस्ट हैं जाने माने देश के, और इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर वो एक सलाहकार की भूमिका में हैं। उन्होंने काफ़ी लंबा अनुभव अपना दिया है, काफ़ी सेवाएं दी हैं भारत सरकार के अंदर। तमाम विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 8-9 साल में 9 साल सरकार को हो गए हैं, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं कि इसमें साइंस के क्षेत्र में आया है, विज्ञान के क्षेत्र में? देखिए, विज्ञान एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अभी इसमें काम शुरू हुआ है, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। इनफैक्ट हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही साइंस का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। लेकिन जो पिछले 9-10 सालों में जिस तरह का बदलाव भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया है, वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि जैसे देखा जाए कि विश्व में भारत की जो रैंकिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस की, वो अभी 3रे स्थान पे आ गई है। ये आज से 9-10 साल पहले हम 6ठे या 7वें स्थान पे थे। इसी तरीके से जो PhD हमारे देश में साइंस और इंजीनियरिंग के PhD होते हैं, आज हम 3रे स्थान पे हैं। हम जो पेटेंट फाइल करते हैं उसमें भी 7वें स्थान पे आ गए हैं। कुछ साल पहले हम लोग काफ़ी पीछे थे। अभी जो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत से ऐसे पैरामीटर हैं जहां भारत ने बहुत ही अद्वितीय जो एक तरीके से प्रोग्रेस किया है, काम किया है। तो जैसा मैंने कहा कि ये प्रयास, सतत प्रयासों से के इस तरह की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो एक दिन में नहीं होती हैं। ये तो बहुत सतत प्रयास करने पड़ते हैं। पिछले 9-10 सालों में सरकार की नीतियाँ और सरकार की प्रयास ये रहें ज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। और जैसा आपने स्वयं बताया कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्वयं खुद इतना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री इस तरह के अवसर पे स्वयं जा कर के और वैज्ञानिकों को बधाई दे और बड़े भावुकता से उनको इस तरह का डिस्कस, ये कम देखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं, सरकार ने जो अनुकूल माहौल दिया है वैज्ञानिकों को, उसका असर पड़ा है। और जो रैंकिंग आपने बताया सुधरी है। और आपने ये भी बताया गुप्ता जी कि जो हमारी पब्लिकेशन है वो भी 3रे स्तर पर आ गई। पब्लिकेशन से मेरे दिमाग में एक बात आई, शोध के विषय में हमेशा सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान शोध के विषय में काफ़ी पीछे है। अब किस तरीके से, क्योंकि आपके पास रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, तो किस तरीके से शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है हिंदुस्तान में? तो देखिए, शोध का अगर आप देखें तो भारत में काफ़ी बड़ा एक तरीके से हमारा एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। आज हमारे जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के ही, वो लगभग 600 के ऊपर R&D इंस्टीट्यूशंस हैं। लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तरह तरह तो वहाँ पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, शोध भी हो रहा है। और लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ शोध होता है। इसमें जो बदलाव देखा जा रहा है कि ये कोई आसान नहीं है कि आज हमारी 3री जो रैंकिंग है
यूएस और चाइना के बाद इसको अचीव करना आसान नहीं है। हमने बहुत से देशों में जैसे रशिया को, जर्मनी को, जापान को, फ्रांस को पीछे छोड़ा है। तो इस सतत प्रयास जो हैं ये उसका असर है जो वैज्ञानिकों ने लगाया है। इस वैज्ञानिकों को इतनी तो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं और लोग इसमें लगे हुए हैं। एक साथ में एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि शोध में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में ये भागीदारी दुगनी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले 13% महिलाएं जो हैं वो शोध में थी, शोध में काम थी। आज वो 25% हो गई है। तो दुगना हुआ, काफ़ी लोगों में उसमें रुचि हो रही है। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री गए बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर में, तो आपने देखा होगा कि इस पूरे जो चंद्रयान के अभियान में महिलाओं की भूमिका बहुत साफ दिखाई पड़ी। ये महिला सशक्तिकरण जो सरकार बात करती है उससे भी जुड़ा हुआ मामला मुझे लगता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि जहाँ देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है शोध में, और ऐसा लग रहा है कि अगले 2-4 सालों में ही हम ये भागीदारी को और भी बढ़ा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, और शोध के काफ़ी, जैसे हमने बताया, पेटेंट की संख्या बढ़ रही है। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो अभी पिछले लास्ट 2-1 सालों में दिखाई पड़ा वो ये कि जो भारत के पेटेंट की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे एक नॉन रेजिडेंट होता है और रेजिडेंट पेटेंट होते हैं, रेजिडेंट पेटेंट की संख्या नॉन रेजिडेंट से ज़्यादा हो रही है। और इसी तरीके से स्टार्टअप हमने आज से, अगर आप देखें कि 2016 में जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, हमारे पास 350 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख के ऊपर हो गए। तो ये एक दिन में सतत प्रयास के साथ होता है। और इसमें फोकस ये कि भारत ने इनोवेशन को काफ़ी महत्व दिया और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता इन सब चीज़ों में होती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब शोध की बात करते हैं, पेटेंट की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो उसके अंदर निवेश, जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, काफ़ी उसकी आवश्यकता होती है। हालांकि आप सरकार में बैठे हैं, पता नहीं कितना बोल पाएंगे, लेकिन अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या स्थिति चल रही है सरकार की? तो देखिए, अब ये एक लोग इससे काफ़ी चर्चा करते हैं कि भारत का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिसर्च में वो स्टैग्नेट कर रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन ये लोगों को भी मानना चाहिए कि जीडीपी की जो जिस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में रिसर्च के निवेश 3 गुना बढ़ा है। मतलब बजट सरकार की तरफ से बढ़ाया गया, सरकार बढ़ा है। लेकिन वो चूँकि जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जीडीपी का परसेंटेज में जो निवेश है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो 3 गुना हुआ है। एक आपने जैसे वैश्विक स्तर की बात की, कोरोना काल आया था और कोरोना के अंदर भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, और ये कहा जाता है कि ये सारा का सारा सरकार के प्रयासों से और जो वैज्ञानिकों के प्रयासों से ये काम हुआ है, क्योंकि कोई देश कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मामले पर? देखिए, वैक्सीन रिसर्च पे भारत ने काफ़ी जोर दिया है बीते कुछ वर्षों में, और इसी के परिणाम स्वरूप जब हमारे पास ये ग्लोबल क्राइसिस आई, तो जहाँ सारे देश जो है वो चाइना और अमेरिका और दूसरे बड़े देशों की तरफ देखने लगे कि वहाँ से वैक्सीन बन के आएगी तब उनके लोगों को मिलेगी, भारत ने दिखाया कि वो खुद वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है, और न केवल क्षमता रखता है बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई करने की क्षमता रखता है। मतलब भारत के वैज्ञानिक किसी भी तरीके से किसी भी हालत में कम नहीं हैं। बिल्कुल, भारत के वैज्ञानिक। और देखिए, ये इस कोरोना काल ने सबसे बड़ा जो एक देखा गया बदलाव कि एक तरफ वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई कि वो वैक्सीन बना सकने की क्षमता रखते हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर भी उनके साथ जुड़ा कि वो उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करके लोगों को दे सकते हैं और बहुत सस्ते में दे सकते हैं। दुनिया में इतना सस्ती वैक्सीन किसी भी देश में अवेलेबल नहीं थी जो आज हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में थी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि वैक्सीन ही नहीं,
बल्कि वेंटिलेटर्स जो इंडिया ने कभी इतना ज़्यादा संख्या में नहीं मैन्युफैक्चर होता था, हमने वेंटिलेटर्स बनाए, हमने की किट्स बनाई, हमने जितने भी उसके कोरोना से रिलेटेड जितने भी इस तरह के वो थे, हमने डायग्नोस्टिक किट बनाई। तो ये बताता है कि भारतीय वैज्ञानिक उस सारी चुनौतियों के लिए तैयार है। अगर वैश्विक चुनौतियां हों और जैसे कोरोना, या फिर अगर लोकल लेवल तक की जो कुछ चुनौतियां हैं उनको इस तरह के मीट करने के लिए निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये अंतरिक्ष अभियान की हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की थी, और भारत ने, जैसे हमने बताया, कि एक तरीके से झंडा गाड़ा है चंद्रमा के ऊपर। आगे आदित्य मिशन की बात है, इसरो ने कहा कि आदित्य मिशन चलेगा, मंगल मिशन पहले से चल रहा है, और इन सब उपलब्धियों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, फिर ये कहूँगा कि ये सतत प्रयासों से ही ये संभव होता है कि जहाँ इसरो ने अपने शुरुआती दिनों में साइकिल से उन्होंने इस तरह के जो मिसाइल लेके, रॉकेट लेके गए, और वहाँ से स्टार्ट करके आज हम इस स्थिति में हैं कि न केवल हम स्वयं के अपने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, बल्कि और देशों के सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। ये क्षमता हमने काफ़ी अब इस लेवल तक बना दी है कि हम विश्व के कुछ गिने चुने देशों में हैं जहां हमारे पास ये क्षमता है। हमारे जो 3 अभी चंद्रयान गए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो सफल हुआ, इसी तरीके से हमने मंगलयान भी भेजा। गगनयान की तैयारी चल रही है, वो भी उसके जिसने जो कि मैंड एक जाएगा वो यान। पहले शुरुआत में उसमें एक रोबोट जाएगा और उसके बाद फिर एक आदमी जाएगा उसमें, उसकी तैयारी चल रही है। और अभी आदित्य और उसके साथ साथ जो यान शायद हम लोग शुक्र के लिए भी, तो ये एक्सपेरिमेंटल हैं। देखिए, आदित्य जो है, देखिए आपको जैसा पता होगा कि सूर्य के करीब कोई ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है कि वो भस्म है। तो ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा जा रहा है कि उसके काफ़ी दूर से ऑब्जर्वेशन लेगा। चुनौतीपूर्ण कार्य भी है ये जो है जी। बहुत कम देशों ने सोलर लेवल पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन प्रयास, कम से कम वो क्षमता है हमारे पास कि हम उस तरह का हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सवाल और, आप साइंटिस्ट हैं, IIT क्वालिफाइड है, और इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका अभी हमने बयान पढ़ा। उनका ये कहना है कि वेदों में ये सारी चीज़ें उल्लेखित हैं कि किस प्रकार से किस ग्रह पर जाया जाए, और जो सूत्र मिले हैं इस मिशन को कामयाब करने के लिए, उसमें वेदों का बड़ा हाथ है। आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात रही है कि हमने मॉडर्न साइंस को एंशिएंट नॉलेज से अलग करके देखा है, और हम ये समझते हैं कि मॉडर्न साइंस उस एंशिएंट नॉलेज के विरोध में रही है, या उनके आपस में विरोधाभास है। सच्चाई ये है कि हमारे जो जिस तरह के पुराने ग्रंथों में विज्ञान के बारे में जो संदर्भ आते हैं, वो कुछ तो उनमें ऐसे संदर्भ हैं जो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जहाँ आज वो हम धीरे धीरे उनको देख रहे हैं कि वो जो मॉडर्न साइंस है उसने एक्सपेरिमेंट, जैसे ये एक एग्जाम्पल जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप वेदों में देखिए, वो कहीं इस तरह के सैटेलाइट और इस तरह की जो ज्ञान की चर्चा है उसमें कि देश में जो है दूसरे ग्रहों पर जाना, और ग्रहों का जिक्र है कि दूसरे ग्रहों से लोग आते थे, हमारे ग्रह से लोग जाते थे। लेकिन ये शायद आज से 60-70 साल पहले ये भी काल्पनिक लगता था, लेकिन आज सच्चाई है। आज सच्चाई है। तो इस तरह की जो कल्पना करक चीज़ें, जो शायद ये हमारी ये दिखा दी कि हमारी जो ज्ञान है
वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम उस चीज़ों को जो वेदों में या कुरानों में या पुराने ग्रंथों में हैं उनको वास्तविकता के तौर पे आज की देखें। तो जो डॉक्टर सोमनाथ ने बात कही, उन्होंने कहा कि जो कुरानों में जो लिखा है और जो आज की मॉडर्न साइंस है, इनमें एक सिनर्जी की ज़रूरत है। ये सिनर्जी तभी आएगी जब हम कुराना जा कर के पिछले उनको भी अध्ययन करें और उनको कनेक्ट करें अपने मॉडर्न साइंस। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, ये समन्वय बिठाने की ज़रूरत है वेद पुराणों की, और जो आजकल मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं वेद पुराणों से लिया गया है, जैसा कि इसरो के चेयरमैन ने कहा है। लेकिन इनमें समन्वय होना चाहिए, ना कि ये एक दूसरे के विरोधाभासी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे गुप्ता जी, आप चूँकि सलाहकार हैं सरकार के और वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, निश्चित तौर पर आप सलाह देते होंगे प्रधानमंत्री जी को भी और सरकार में भी। अगर मैं आपसे कहूं कि और सुधार के लिए इस दिशा में क्या काम होने चाहिए, तो क्या सलाह देंगे आप? तो देखिए, मैं सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा विज़न है शोध के लिए, और ये विज़न अभी कुछ दिन पहले ही उनके एक गाइडेंस से हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हम स्थापित कर रहे हैं। ये उन्हीं का विज़न है, और ये देश में शोध को, साइंटिफिक रिसर्च में एक नया आयाम लेके आएगा, एक ऐसा आयाम, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाएगा जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ होएगा। तो ये लॉन्ग टर्म विजन का काम हो रहा है, और उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री का जो उन्होंने जो विज़न दिया है हमको, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, जो एक साइंटिस्ट हैं जाने माने, और साथ में भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंदर सलाहकार हैं। बहुत सारी उन्होंने बातें बताई कि किस प्रकार वैज्ञानिक सतत प्रयास से काम कर रहे हैं, और सतत प्रयास, दृढ़ निश्चय और साथ में सरकार का सहयोग, उन सब को मिलने के बाद ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और उन्होंने अपने जो हिंदू संस्कृति है उसकी भी बात कही कि हमने उसको भुला दिया। अगर उसके अंदर हम जाएं, उसकी गहनता से अध्ययन करें, तो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समग्रता से किसी भी विषय को सोचने की आवश्यकता है, और जो एक मिशन सरकार लेकर चल रही है, या डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने जैसा बताया कि शोध के अंदर एक मिशन लेकर चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और भारत का परचम पूरे विश्व में लहराए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।